Yeah. Hello, Arman. Can you hear me? Good evening, sir. Yeah. Good evening. कहाँ थे अभी तक? इतना लेट? Yes, sir. इतना लेट क्यों हो गया? सर कुछ काम कर रहा था. ओके, चलो कोई बात नहीं. ओके, सो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था? हमने कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्कस किया था क्या? फॉर्मेशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. सर ठीक से सुनाई नहीं दे रहा. सर बोलो. मैं ये बोल रहा हूँ कि हमने कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्कस किया था क्या? नो सर. एक चीज मुझे बताओ, लास्ट हमने क्या पढ़ा था? शायद हमने वेव वेलोसिटी ये पढ़ा था, वेव वेलोसिटी ऑन स्ट्रिंग रूट टी बाय ये चीज जो है. क्योंकि मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा है. हाँ यस सर. आई थिंक वेव वेलोसिटी है. नहीं सर, वेव वेलोसिटी नहीं किया अभी तक. ये हमने नहीं किया था. डायरेक्शन ट्रांसवर्स वेव की पार्टिकल की डायरेक्शन कर रहे थे. ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. तो हमने पार्टिकल का डायरेक्शन क्या निकाला था? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू माइनस टाइम v इनटू स्लोप ना. ये रिलेशन हमने निकाला था. हाँ यस सर. मतलब अगर किसी पार्टिकल का मैग्नीट्यूड तो हम सिंपली निकाल सकते हैं dy बाय, जैसे अगर वेव इक्वेशन कोई दिया हुआ है एक बार उसको रिकैप कर लेते हैं. y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx प्लस 5. तो खैर मैग्नीट्यूड हम सिंपली डेल y बाय डेल t करके x को हम फिक्स कर देंगे तो एक सिस्टम का इक्वेशन बन जाएगा और पार्शियली हम इसको डिफरेंशिएट करके हम सिंपली निकाल सकते हैं किसी पार्टिकल की वेलोसिटी, राइट. बट इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो एक एग्जांपल हम इसमें से देख लेते हैं, फटाफट क्विक रिवीजन हो जाएगा. देन उसके बाद अब इसमें थोड़ा चेंज करो. वेव इज ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन, इस तरीके से वेव ट्रैवल कर रही है. ठीक है. सो चलो कुछ पॉइंट ले लेते हैं. लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी. अब बताओ चारों पॉइंट पर व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल. वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की डायरेक्शन क्या होगी? वेव इज ट्रैवलिंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है. सर आप एक ही निकाल के दिखा दो, मैं बाकी बताता हूँ. ओके, ये जस्ट इसको यूज करो आप. ये अब यहाँ पर आप देखो वेलोसिटी ऑफ वेव क्या है? नेगेटिव है, राइट. सो वेलोसिटी ऑफ वेव नेगेटिव आपको दिया, स्लोप आपको हर एक पॉइंट का निकालना. स्लोप निकालना बेसिकली आपको स्लोप का साइन निकालना है, वेदर इट विल बी पॉजिटिव या नेगेटिव, राइट. उसको बस यूज करो डायरेक्टली. जैसे पॉइंट ए का देख लो, सिंपली पॉइंट ए का अगर आप स्लोप निकालोगे, टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, लाइक दिस. बेसिकली स्लोप ऑफ पॉइंट ए विल बी नेगेटिव, राइट. जो स्लोप आएगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा. ठीक है. स्लोप भी नेगेटिव है, वेलोसिटी भी नेगेटिव है. तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, अल्टीमेटली क्या बच जाएगा? नेगेटिव. मींस व्हाट? ये क्या आ जाएगा? नीचे की तरफ आ जाएगा. ठीक है. और जो लॉजिक हमने क्या लगाया था कि पार्टिकल इज फॉलोइंग इट्स प्रीवियस पार्टिकल्स पोजीशन. तो जैसे यहाँ पे अब वेव राइटवर्ड नहीं ट्रेवल कर रही, लेफ्टवर्ड ट्रेवल. इसके प्रीवियस पार्टिकल कौन सा होगा? यहाँ पे जो कि इसकी क्या है? नीचे है. इसका वेलोसिटी डायरेक्शन क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड हो जाएगा. समझ में आया ये? यस सर. ओके, अब बाकी का बताओ फटाफट. बी का ऊपर की तरफ होगा फिर. ठीक है. आई थिंक सी भी ऊपर ही है. ठीक है. एंड डी? सर डी आई थिंक नीचे की तरफ है, स्लोप नेगेटिव है. राइट. तो हम डायरेक्टली देख के भी बता सकते हैं. अगर ये हमें लॉजिक नहीं समझ में आता तो हम सिंपली जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया उसको देख के बता सकते हैं. अब बी के जो प्रीवियस पार्टिकल ऊपर है तो दिस विल ट्राइज टू मूव अपवर्ड, ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा. सी का प्रीवियस पार्टिकल ये भी ऊपर है, इसका प्रीवियस पार्टिकल नीचे जाने की कोशिश करेगा. ठीक है. ओके, ठीक है. हमने पार्टिकल वेलोसिटी का डायरेक्शन हमने सीख लिया था. क्या कर लेते हैं?
ठीक है ठीक है। मैंने बताया ना डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ वेव इक्वेशन। अच्छा नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, इसको देख ले। ओके चलो कोई नहीं। लेट अस सपोज अगर हमारा जनरल वेव इक्वेशन एकदम सिंपल लेते हैं इस तरीके से, y इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस kx, ठीक है। तो इसको एक बार अगर हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पार्टिकल वेलोसिटी मिल जाएगी। सो व्हाट इट विल बी, ये ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस kx, ये हमें वैल्यू मिल जाएगी। ये हमें क्या मिला, पार्टिकल वेलोसिटी मिल गया। एंड अगर इसको एक बार और हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, विल गेट बेसिकली एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। इसकी वैल्यू क्या है, माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस kx, ये हमें मिल जाएगा। दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, दिस इज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ये हमें मिल जाएगा, राइट। अब अगर इस इक्वेशन को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो जो हमने पहले किया था, क्या बेसिकली एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें स्लोप मिल जाएगा। सो डेल y बाय डेल x हम करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, ये गेट सिंपली माइनस a के कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस kx मिल जाएगा। ये क्या हमें मिल गया, स्लोप मिल गया। अब एक बार और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स टू। बेसिकली इसको क्या हम बोल सकते हैं, वी कैन से इट एज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, राइट। तो माइनस कॉस माइनस माइनस बेसिकली माइनस रह जाएगा, माइनस के स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस। ये डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत तो नहीं है, ये चीजें समझ में आ रहा है, दिस वन एंड दिस वन। बेसिकली जब हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, तो हम x को कांस्टेंट मान रहे हैं। जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो t को हम कांस्टेंट मान रहे हैं, राइट। तो इसलिए हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते हैं, लेट अस डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, राइट। तो ये कुछ ऐसा आएगा, del 2y अपॉन del t2 बाय del 2y अपॉन del x2 विल बी इक्वल टू व्हाट। अब देखो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये भी साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली बचेगा क्या, ओमेगा स्क्वायर बाय के स्क्वायर। एंड व्हाट इज ओमेगा बाय के, इट इज वेव वेलोसिटी, राइट। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट एज v स्क्वायर, v इज व्हाट, वेव वेलोसिटी। अब इसको मैं थोड़ा सा अगर रीअरेंज करता हूँ, सो व्हाट आई विल गेट del 2y अपॉन del t2 इज इक्वल टू v स्क्वायर del 2y अपॉन del x2। इसको हम ये वाला जो टर्म है इसको राइट साइड लेके आ जाते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, del 2y अपॉन del t इज इक्वल टू v स्क्वायर इनटू del 2y अपॉन del x2। इसको क्या बोलते हैं, ये कहलाता है, दिस इज सेड टू बी एज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ वेव इक्वेशन, फॉर्म ऑफ वेव इक्वेशन, राइट। बेसिकली ये जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड बोल सकते हैं या जनरल इक्वेशन है। कोई भी अगर वेव इक्वेशन दिया हुआ है या फिर एक इक्वेशन में आपको दिया हुआ है, आपको ये जस्टिफाई करना, प्रूफ करना है कि इज दिस इक्वेशन इज अ इक्वेशन ऑफ वेव और नॉट, राइट। अगर वो वेव इक्वेशन है या नहीं, तो हम इस रिलेशन को यूज करके उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। तो अगर कोई भी वेव इक्वेशन है, सो दैट मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। वेव इक्वेशन तो वो इस रिलेशन को जरूर सेटिस्फाई करेगा। अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा, दैट मींस व्हाट, वो वेव इक्वेशन नहीं। यहाँ तक क्लियर है चीजें, ठीक है। जब एक सिंपल सा एग्जांपल है, तो वैसे हमारे सिलेबस में तो बहुत बेसिक सी चीजें हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, बट ठीक है, अगर हमें कुछ पूछ लेता है तो एक सिंपल सा एग्जांपल करके समझने की कोशिश करते हैं कि इसको कैसे यूज करेंगे। बाकी ठीक है, साइन कॉस के टर्म में देगा तो हम सिंपली कर सकते हैं, कोई इशू दिक्कत नहीं है। एक थोड़ा डिफरेंट करते हैं, अगर मान लो कुछ ऐसा इक्वेशन दिया y इक्वल टू e टू द पावर माइनस x प्लस 2t, चेक करके बताना इज दिस इक्वेशन इज अ वेव इक्वेशन और नॉट।
फटाफट चेक करके बताओ ये जो इक्वेशन ये इक्वेशन है या नहीं है। समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। सर डिफरेंशियल फॉर्म निकालना था। हाँ एग्जैक्टली, एक बार x के रिस्पेक्ट में एक बार t के रिस्पेक्ट में इसका वेव वेलोसिटी क्या होगा, वेव वेलोसिटी निकालना है। तो वेव वेलोसिटी +-2 आ रहा है आई थिंक। प्लस माइनस टू बेसिकली 2 होगा राइट, प्लस माइनस का मतलब नहीं होता। ठीक है सही है सही है। ट्राई करो इसको।
नहीं सॉल्व हो रहा है ये? देखो बेसिकली पहली चीज वेव वेलोसिटी क्या होगी, पहली चीज हम ये निकाल लेते हैं। वेव वेलोसिटी v इज ऑलवेज इक्वल टू ओमेगा बाई के। ओमेगा इज व्हाट, अगर ऐसा कुछ रिलेशन देता है, ओमेगा इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ t, राइट? कोएफिशिएंट ऑफ t इज 2 एंड k इज व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 1, प्लस माइनस छोड़ दो, राइट? फिर इससे क्या होगा, प्लस माइनस से हम डायरेक्शन निकालने के लिए, अगर दोनों का साइन अपोजिट है तो वेव इज ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, अगर दोनों का साइन सेम है तो वेव इज ट्रैवलिंग इज नेगेटिव x डायरेक्शन। तो वेव वेलोसिटी हमें कितना मिल गया, 2 मिल गया। अब हमें दो बार डिफरेंशिएट करना है, एक बार विद रिस्पेक्ट टू t, एक बार विद रिस्पेक्ट टू x। सो y इज इक्वल टू e टू पावर माइनस x प्लस 2t। अब t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, पर e टू द पावर x का सिंपली ये हो जाएगा। अब ये जो टर्म है माइनस 2x प्लस 2t को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस x कांस्टेंट होगा क्योंकि हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, 2t को रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे सिंपली 2 मिल जाएगा। ये समझ में आ रहा है डिफरेंशिएशन? यस। ठीक है, अब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा, 2 फिर कांस्टेंट, इसको मान लो पहले इधर लिख लेते हैं, 4 आ जाएगा, राइट राइट। बेसिकली माइनस x प्लस 2t अगेन 2 आ जाएगा, तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा, 4 e टू पावर माइनस x प्लस 2t, ये हमारा सिंपल रिलेशन। अब उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या, y इज इक्वल टू पावर माइनस x प्लस 2t डेल y बाय डेल x हम करेंगे, e टू पावर माइनस x प्लस 2t होगा और 2t कांस्टेंट होगा इस केस में, माइनस x का करेंगे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अगेन एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, बेसिकली -1 एक और आ जाएगा, -1 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, हमें सिंपली ये वैल्यू मिल जाएगा, राइट? अब ध्यान से देखो, अगर ये जो रिलेशन है इसको डिवाइड अगर आप करते हो, आपको बेसिकली वही रिलेशन मिलेगा, क्या, डेल टू वाई अपॉन डेल टू टू इज इक्वल टू 4 इंटू डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स टू। ये आपको सिंपली रिलेशन। v की वैल्यू क्या है, 2 है, मतलब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट? मतलब ये जो इक्वेशन है वो जो डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ वेव इक्वेशन उसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, राइट? सेटिस्फाई कर रहा है मतलब क्या होगा, the equation y is equal to e to the power minus x plus 2t is a wave equation। ये wave, अब कौन सी वेव हो दैट इज डिफरेंट एस्पेक्ट, वो अलग चीज है, राइट? बस हम ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि हाँ दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेव। समझ में आया? यस। ओके, तो बेसिकली क्या है इसमें, अगर y कुछ ऐसा फंक्शन मिले, y इक्वल टू प्लस माइनस ax प्लस माइनस bt, मतलब लाइक y फंक्शन में, लाइक ये y एज अ फंक्शन ऑफ x, t में कुछ ऐसा वैल्यू हो, साइन के फंक्शन में हो सकता है, कॉस के फंक्शन में हो सकता है, हमने एक्सपोनेंशियल के फंक्शन में भी देख लिया, तो है ये चांस ये इक्वेशन किसका, वेव इक्वेशन, ठीक है? मोस्टली केस में वेव इक्वेशन। बेसिकली अगर ऐसा कुछ होता तो वेव वेलोसिटी सिंपली क्या हो जाएगी, v बाई ए हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसी भी चीजें कई बार एसएचएम में भी पूछा जा सकता है, एसएचएम में खैर दूसरे तरीके से पूछा जाएगा, इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा, तब वेव में इस तरीके से पूछ सकते हैं, ठीक है? ओके, अब स्ट्रिंग वेव की बात करें तो स्ट्रिंग वेव में वेव और वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग, ये क्या होता है, लेट अस सपोज कोई भी ऐसे स्ट्रिंग वेव है लाइक दिस, ऐसे, तो v हम डिफाइन करते हैं वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू रूट ऑफ t बाय v। t is what, tension in the string, right? Tension develop, v is what, mass per unit length। ये सिंपली क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। तो स्ट्रिंग वेव के केस में, इन केस ऑफ स्ट्रिंग वेव
वेव वेलोसिटी कैसे डिफाइन करते हैं सिंपल रूट ई बाई। इसको चलो इसको फर्दर और इसको हम और डिफरेंशिएट कर सकते हैं। चलो ठीक है, देखेंगे फर्दर इसको कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है। ओके चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन आप ट्राई करो। लेट अस सपोज एक ऐसा सिस्टम है, लेकिन पुली है एंड 10 kg का ब्लॉक ऐसे लटका हुआ है एंड ये जो स्ट्रिंग का लेंथ है इस यहाँ से इस स्ट्रिंग से लेके ये मान लो ये 10 मीटर है, ठीक है 10 मीटर पूरा है और न्यू दिया हुआ है इस ऊपर को 10 ग्राम पर मीटर, मास पर मीटर 10 ग्राम पर मीटर। और अगर यहाँ से हमने हल्का सा जर्क देके क्या किया, वेव जनरेट किया इस तरीके से और इसकी वेव ट्रेवलिंग दिस डायरेक्शन। आपको ये बताना फाइंड टाइम टेकन बाय वेव टू ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। फाइंड टाइम सॉरी टाइम टेकन by wave travel from point A to point B। क्वेश्चन समझ में आ गया ये? Yes. वेलोसिटी सिंपल फॉर्मूला जस्ट इसको आप अप्लाई करो।
नहीं आंसर आ रहा है? अरे मैम ओके, देखो पहली चीज जो वेव वेलोसिटी है ना उसको निकालो। सो सिंपल सा फॉर्मूला जस्ट अभी मैंने बताया, अंडर रूट ऑफ टी बाई डी, राइट। सो इस स्ट्रिंग में टेंशन कौन डेवलप कर रहा है? ये वेट डेवलप कर रहा है, दिस वेट। और ये कितना हो जाएगा? टी इक्वल टू एम जी, मतलब कितना हो गया? 100 न्यूटन, राइट। टेंशन की वैल्यू हो गई 100 न्यूटन, न्यू की वैल्यू हमें दी हुई कितना? 10 ग्राम पर मीटर। ध्यान रखना न्यूटन में मतलब एसआई यूनिट में, इसको हम एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो बेसिकली आ जाएगा 10 टू पावर -2 kg पर मीटर। इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। So, ये कितना आ जाएगा? क्योंकि अंडर रूट ऑफ टी इज 100, न्यू इज 10 पावर -2, तो वेव वेलोसिटी कितना आ जाएगा? इट विल बी 100 मीटर पर सेकंड। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी वेव वेलोसिटी। ये समझ में आया? यस नहीं। अब वेव यहाँ से ट्रेवल करना स्टार्ट करेगी, ऐसे ऐसे ट्रेवल करेगी, यहाँ तक जाएगी। एक्चुअली ये जो बम्प आप देख रहे हैं या फिर जो क्रेस्ट वाला पार्ट है बहुत ही छोटा होता है एज कम्पेयर टू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, राइट। इसको सिंपली हम एक पार्टिकल की तरह मान सकते हैं कि ये यहाँ से वहां तक चल रहा है, सब कांस्टेंट वेलोसिटी जो कि क्या है? वेव वेलोसिटी, राइट। एक पार्टिकल जो 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, मतलब डिस्टेंस कितना होगा? 10 मीटर। तो टाइम क्या हो जाएगा? टाइम will be equal to distance by velocity. So distance is 10 meter, velocity is 100. तो कितना आ जाएगा? It will be 0.1। सिंपली एक पार्टिकल की तरह ट्रीट करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, हमें इजीली आंसर मिल जाएगा। क्लियर है ये? यस वेरी गुड। ओके 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 ओके, ठीक है। चलो इसी का एक थोड़ा सा ऐसा ही क्वेश्चन। चलो ठीक है ठीक है, एक ऐसा हमने क्वेश्चन कर लिया, दूसरे टाइप का क्वेश्चन हम कर लेते हैं। वर्टिकली हैंग किया है, ये 10 kg है, right? और let us suppose the length of this string is 1 मीटर। ये 1 मीटर लेंथ है। न्यू आपको दिया हुआ, न्यू इज अगेन 10 ग्राम पर मीटर, राइट। दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, राइट। पॉइंट ए से वेव, पॉइंट बी से वेव जनरेट हुई इस तरीके से, हमने पल्स जनरेट किया लाइक दिस। So again, the find time taken by you to travel to reach the top point, yeah, basically to reach from point B to point A, similar to previous one.
सिमिलर, जैसे लास्ट क्वेश्चन हमने किया सिमिलर सेम तरीका है, कुछ अलग नहीं, प्रोसेस इज सेम। सर 0.01 सेकंड। राइट राइट, ठीक है। सिमिलरली उसी तरीके से हम करेंगे तो टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिंपली 100 न्यूटन आ जाएगा। वेव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जो सेम आ जाएगा वेव वेलोसिटी 100 बाई 10⁻², 100 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। डिस्टेंस 1 मीटर है तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस 1/100, बेसिकली 0.01 सेकंड। ओके ठीक है, ओके। ये थोड़ा सा डिफरेंट देखते हैं। ठीक है, let us suppose there are two different kind of strings, मतलब this is one, again this is another, इस तरीके से let us mark it as this is A, this is B, this is C part। so ये जो पार्ट है इसका लेंथ दोनों का बराबर, दिस इज L and this is also L। इसका जो मास पर यूनिट लेंथ v है और इसका मास पर यूनिट लेंथ क्या है 2, right? So if I generated a pulse or wave from this point A, right? So time taken and tension in both string is same। right? तो दोनों स्ट्रिंग में टेंशन क्या है, सेम है, right? Again we find time taken by wave to travel from point A to point C। समझ में आ रहा है कैसे इसको सॉल्व करना है। ओके ट्राई गाइस। वेलोसिटी निकाल के वो टाइम निकालना दोनों। डिस्टेंस बेसिकली आपका देखिए वेरिएबल के टर्म्स में आएगा, जो एल टी न्यू इसी टर्म्स में सिंपली आएगा। दोनों की वेलोसिटी अलग अलग हो जाएगी, टाइम क्या हो जाएगा अलग अलग हो जाएगा, और कुछ नहीं। तो सिंपली इस पार्ट के लिए वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v1 इक्वल टू रूट ऑफ टी बाई न्यू, सॉरी इस पार्ट के लिए वेलोसिटी हो जाएगा अंडर रूट टी बाई 2 न्यू सिंपली हो जाएगा। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, राइट। तो टोटल टाइम
टोटल टाइम क्या हो जाएगा t1 प्लस t2, कुछ इस तरीके से मैं लिख देता हूँ। तो t1 क्या होगा, डिस्टेंस इज l एंड वेलोसिटी इज रूट ऑफ t बाई एंड सेकंड में क्या हो जाएगा, अंडर रूट t बाई 2। ठीक है, दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं इधर, बेसिकली कुछ इस तरीके से सॉल्यूशन। तो अंडर रूट मीन बाई 3 1 प्लस 2, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये? ओके, चलो अब एक चीज देख लेते हैं। एनर्जी में बेसिकली एनर्जी से हम क्या डिफाइन करते हैं, पावर, पावर से इंटेंसिटी, राइट। एनर्जी, पावर एंड इंटेंसिटी ऑफ अ वेव। ठीक है, तो बेसिकली हम डायरेक्टली एनर्जी डिफाइन नहीं कर सकते, इसमें हम डिफाइन करते हैं एनर्जी पर यूनिट लेंथ डिफाइन करते हैं। लेट अस सपोज अगर सिंपल ऐसे वेव इक्वेशन है y इक्वल टू a sin ऑफ ओमेगा t माइनस kx, इसमें हम डिफाइन करते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ, राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ या काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ क्या आता है, dv by dx is equal to mu a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे हाफ लगा लेते हैं, cos स्क्वायर ऑफ ओमेगा t माइनस kx। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ हम निकालते हैं, उसकी वैल्यू सेम आती है, आता है हाफ mu a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर। ठीक है, ये सिंपल सा हमारा रिलेशन आ जाता है। जब हम टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ निकालते हैं तो दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे तो सिंपल क्या आ जाएगा, ये जो 1/2 वाला टर्म है दोनों इक्वल है, 1/2 वाला टर्म हट जाएगा, तो बेसिकली इस तरीके से आ जाएगा टोटल एनर्जी। D इज व्हाट, टोटल एनर्जी पर यूनिट, राइट। तो ये बेसिकली ये आ जाएगा मीन a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस kx। ये हमें सिंपल रिलेशन मिलता है। बेसिकली पावर का क्या होता है रिलेशन, पावर इज व्हाट, हम यहाँ पे एवरेज पावर डिफाइन करते हैं। एवरेज पावर क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी इज बेसिकली dE by dt, राइट। इसको सिंप्लीफाई करके फिर जब हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो जो एवरेज पावर की वैल्यू है तो हमें क्या मिलती है, अगर इसके टर्म्स में देखें तो एवरेज पावर की वैल्यू हमारी आ जाती है, इट विल बी ट्वाइस ऑफ, ट्वाइस में एक्चुअली जब cos स्क्वायर का हम एवरेज लेते हैं तो हाफ आता है, हाफ ऑफ न्यू a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये हमारी सिंपल सी वैल्यू आती है। सर ये डी by dt होगा ना, इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं तो v टर्म आ जाता है। ठीक है, वेव वेलोसिटी, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, मतलब इसका dx by dx ऐसे हम कर दें तो d by dx की वैल्यू हमें पता है और dx by dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, हो जाएगा। ठीक है, एवरेज पावर क्या आ जाता है, हाफ न्यू a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर v आ जाता है। अब ओमेगा की वैल्यू अगर हम पुट करें 2 पाई f, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, p एवरेज इक्वल टू एवरेज पावर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये कुछ ऐसा आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर न्यू a स्क्वायर f स्क्वायर v। ये हमारा जिसको हम जनरली यूज करेंगे फॉर अ एवरेज पावर ऑफ अ वेव स्केल। तो फॉर अ गिवन वेव, फॉर अ गिवन वेव क्या हमें चीजें, फॉर गिवन वेव क्या होगा, जो वेव वेलोसिटी वो तो फिक्स रहेगी, कांस्टेंट न्यू मास पर यूनिट लेंथ वो फिक्स रहेगा। तो जो पावर है वो किसके प्रोपोर्शनल आता है, एवरेज पावर इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर एफ स्क्वायर। और अगर जो हम वेव की अगर फ्रीक्वेंसी सेम माने, अगर दो डिफरेंट वेव है तो किसके प्रोपोर्शनल आएगा, एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल आएगा, फ्रीक्वेंसी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आएगा। यहाँ से हम निकालते हैं इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ अ वेव। व्हाट इज इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इज एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ट्रांसफर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। या फिर इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इंटेंसिटी इज इक्वल टू सिंपली पावर बाय एरिया।
एवरेज पावर की हमने वैल्यू निकाल रखी, एवरेज पावर की वैल्यू डिवाइडेड बाय एरिया हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। अब देखो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो अब क्या मिलेगा, 2 पाई न्यू ए स्क्वायर एफ स्क्वायर बी बाई एरिया, इस तरीके से। ये न्यू क्या है यहाँ पे, न्यू इज मास पर यूनिट लेंथ, मतलब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं मास बाय लेंथ, और नीचे एरिया भी है, तो लेंथ इनटू एरिया क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ दैट स्ट्रिंग हो जाएगा, और मास बाय वॉल्यूम क्या आ जाएगा, डेंसिटी आ जाएगा। इसको जनरलाइज तरीके में हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर रो वी। तो A is what amplitude of the wave, F is what frequency of the wave, rho is what density of the string, right? The density of that material, V is what wave velocity. तो जो commonly यूज में हम फॉर्मूला लेंगे वही हम फॉर्मूला लेंगे इंटेंसिटी के लिए। इंटेंसिटी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, इसको अगर ओमेगा टर्म में लिखना चाहो तो इस तरीके से 2 पाई एफ को ओमेगा लिखें तो बेसिकली इस तरीके से आ जाएगा, हाफ ऑफ ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर रो, इस तरीके से लिखा जाता है। तो फॉर गिवन वेव इंटेंसिटी इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि हमें इंटेंसिटी से अगर स्ट्रिंग वेव की बात करेंगे तो कहाँ पर ज्यादा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, कहाँ पर मिनिमम एम्पलीट्यूड होगा, वो चीज हमें बताएगा। साउंड वेव में विच पॉइंट पे लाउड वॉइस सुनाई देगा, किस पॉइंट पे लो वॉइस सुनाई देगा। लाइट वेव के लिए किस जगह ब्राइटनेस ज्यादा होगी, किस जगह ब्राइटनेस मिनिमम होगी, वो चीज फाइंड करने के लिए। तो हर एक वेव में, एवरी काइंड ऑफ वेव में हमें इंटेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, बिकॉज हमें ये चीजों को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि किस पॉइंट पे कौन सी सिचुएशन हो रही है। ये सब समझ में आ रही चीजें? यस सर, नोट डाउन करा। सर ऊपर करना। नोट डाउन हो गया ये? यस सर। अब देखते जैसे मैंने डिस्कस किया था कॉम्बिनेशन ऑफ टू एसएसएम, कुछ सिमिलर कॉन्सेप्ट पे हम करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ वेव, या उसी को क्या बोलते हैं इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस इज व्हाट द प्रोसेस ऑफ मीटिंग ऑफ टू वेव्स इज नोन एज इंटरफेरेंस, राइट। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं इंटरफेरेंस, राइट। जब दो वेव मिलती है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं इंटरफेरेंस बोलते हैं। जैसे सपोज एक वेव कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, a1 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस
kx plus 5, दूसरा वेव दिया हुआ है a2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 1 से 5 मान लेते हैं 5 मान लेते हैं, कुछ इस तरीके से हमें दिया हुआ है। ठीक है, पहले सेम जैसे हमने प्रीवियस किया था सिंपल वेक्टर समेशन, राइट। तो y नेट क्या आ जाएगा, y नेट इज इक्वल टू y1 प्लस y2। तो मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, ये किस फॉर्मेट में हमारा आया था, कुछ इस तरीके से आया था, a नेट इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस अल्फा, राइट। अल्फा की वैल्यू क्या आई थी, सॉरी tan अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, a2 sin 5, so a2 sin 5 अपॉन a1 प्लस a2 cos 5, ये हमारा सिंपल वैल्यू आया था जो हमने कॉम्बिनेशन ऑफ एस्टर में पढ़ा था। और a नेट हमारा क्या आया था, a नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a1 a2 cos 5। अब यहाँ पर फाई क्या, फाई इज द फेज डिफरेंस ऑफ टू वेव्स, जो दो वेव है उनका क्या फेज डिफरेंस है, राइट। लेट अस सपोज अगर हम क्या करें, ये फ्रीक्वेंसी सेम है किसी टाइम t पर और पोजीशन अलग अलग है, मान लेते हैं कि ये x1 है ये x2 है, तो फेज डिफरेंस हम निकालेंगे, इसको फाई भी हम लिख सकते हैं या फिर इसको हम डेल्टा फाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फेज ऑफ 2 माइनस फेज ऑफ 1 करेंगे तो हम बेसिकली कुछ इस तरीके से मिल जाएगा k x2 माइनस x1 प्लस 5 2 माइनस 5 1। ठीक है, तो फाई इज व्हाट फेज डिफरेंस ऑफ टू वेव्स। फेज डिफरेंस ऑफ टू वेव्स। 5 2 माइनस 5 1 क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट इनिशियल फेज डिफरेंस, इनिशियल t इक्वल टू 0 पे इसका क्या फेज डिफरेंस था। तो डेल्टा 5 को हम सिंपली हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का हम k डेल्टा x, इसको क्या बोलते हैं, एक बार लिखता हूं k डेल्टा x प्लस 5 2 माइनस 5 1। इस डेल्टा x को बोलते हैं पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, दो वेव के बीच में पाथ डिफरेंस क्या है। तो जो डेल्टा फाई किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, ये वैल्यू तो फिक्स होती है, मतलब इनिशियली क्या फेज डिफरेंस उस चीज पर डिपेंड करता है, बाकी टाइम के साथ या पोजीशन के साथ जो फाई है फेज डिफरेंस है उस चीज पर डिपेंड करेगा, पाथ डिफरेंस पर डिपेंड करेगा। ये क्या इज एंगुलर वेव नंबर, इस क्या लिख सकते हैं 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा x। अगर 5 2 माइनस 5 1 0 तो डेल्टा 5 को हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस वे, इफ 5 2 माइनस 5 1 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से डायरेक्टली हम लिख सकते हैं डेल्टा 5 इज इक्वल टू 5 1 इनटू डेल्टा x, मींस फेज डिफरेंस डिपेंड्स ऑन द पाथ डिफरेंस, दो वेव्स के बीच पाथ डिफरेंस क्या है इस पे डिपेंड करता है। खैर इस पे काफी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, और ये फाई क्या, ये जो कॉस फाई नेगेटिव दिस फाई इज द फेज डिफरेंस, राइट। जो ए नेट है दैट डिपेंड्स ऑन फाई, फाई डिपेंड्स ऑन व्हाट पाथ डिफरेंस, राइट। तो ओवरऑल जो नेट एम्पलीट्यूड वो किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है पाथ डिफरेंस पे, राइट। ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। अब इसमें अगर एक बार और लिखकर थोड़ा सा इसको हम रिलेट करने की कोशिश करते हैं। ए नेट इक्वल टू क्या था, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a1 a2 cos। ये सिंपल हमारा रिलेशन है, पाई इज फेज डिफरेंस ऑफ टू वेव्स, राइट। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हैं। हाँ यस सर, एक डाउट है मेरे को सर, जो tan अल्फा था उसमें जो फाई यूज किया हमने वो फेज डिफरेंस किया था, एग्जैक्टली दिस इज फेज डिफरेंस, राइट। तो इसकी इसकी इसमें इतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है, हमें जरूरत अल्फा एंगल नहीं पूछता वैसे, बट ठीक है रिजल्टेंट ये पूछता, जो रिजल्टेंट है जैसे याद करो जो इसमें मैंने किया था इस तरीके से हमने किया था, दिस इज a1 एंड दिस इज a2। जो रिजल्टेंट हमें निकालना है कुछ इस तरीके से a नेट, राइट, दिस इज a नेट, राइट। और ये क्या, दिस इज 5, राइट, फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स एंड दिस इज अल्फा। अल्फा एंगल अगर निकालना तो अल्फा एंगल इस तरीके से निकाल सकते हैं, tan अल्फा इज इक्वल टू a2 sin 5 अपॉन a1 cos 5। अगर ऐसा कब कुछ पूछता तो बता सकते हैं।
ठीक है। फिर इसमें अल्फा बेसिकली क्या होगा, दैट इज द फेज डिफरेंस ऑफ नेट वेव लाइक वाई नेट विद वेव वन, राइट, ये चीज बेसिकली अल्फा होगा। तो खैर उसकी जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगा, ठीक है, हमने अगर पढ़ा था तो उसको समझ लेते हैं कि क्या चीज है। बेसिकली हमें ए नेट की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ए नेट पे ही सारी चीजें डिपेंडेंट, नेट एम्पलीट्यूड क्या होगा उस पे सारी चीजें डिपेंडेंट, राइट। क्लियर है? यस। अभी हमने इंटेंसिटी का रिलेशन पढ़ा था, इंटेंसिटी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर रो बी, ये हमने सिंपल सा रिलेशन पढ़ा था। तो अगर इसमें जो हमने वेव लिया उसमें क्या है, जो ओमेगा है सेम, ओमेगा मींस सेम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या दोनों की सेम है। और अगर दोनों सेम मीडियम में ट्रेवल कर रहे हैं तो वेव वेलोसिटी भी सेम है और भी जो डेंसिटी वो भी क्या है, सेम है। और 2 पाई का कांस्टेंट है, तो हम ये बोल सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ अ वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, राइट। तो जो वेव 1 है, वेव 1 के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, I1 इज प्रोपोर्शनल टू A1 स्क्वायर, सिमिलरली I2 इज प्रोपोर्शनल टू A2 स्क्वायर एंड I net is proportional to A net square, right? तो खैर प्रोपोर्शनलिटी हम हटाएंगे, विल गेट ए कांस्टेंट वैल्यू, मतलब इस तरीके से लिख सकते हैं I1 इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट के A1 स्क्वायर, इस तरीके से हमें मिल जाएगा, राइट। इस रिलेशन को अब देखो, अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, चलो ये स्टेप लिख देते हैं, कुछ ऐसा मिलेगा। ये सिंपल सा हमें रिलेशन मिल जाएगा। अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉमन, दैट विल गेट कैंसिल आउट, तो सारा कैंसिल आउट हो जाएगा। सो व्हाट विल लेफ्ट विद, हमें मिलेगा सिंपली I1 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ I1 I2 cos phi। तो बेसिकली इसको दिस इज व्हाट वी कॉल, दिस इज नेट इंटेंसिटी, ठीक है। तो हमें नेट एम्पलीट्यूड से क्या मिल गया, नेट इंटेंसिटी का रिलेशन मिल गया। अगर कोई दो वेव्स कंबाइन करती हैं, मिलती हैं, मीट करती हैं, इंटरेक्ट करती हैं, और उनके बीच का जो फेज डिफरेंस अगर हमें पता है तो वी कैन टेल व्हाट इज द नेट इंटेंसिटी व्हेन टू वेव्स विल मीट। चीजें समझ में आ रही हैं आपको? यस। अब इसमें क्या है कि डिफरेंट कंडीशंस, कंडीशन क्या बेसिकली I1 इज इक्वल टू I2, जब I1 इज इक्वल टू I2 का तब क्या है, ठीक है, देख लेते हैं। I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I मान लेते हैं, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, दिस विल बी I net एंड दिस 2I प्लस 2I cos phi, एंड बेसिकली 2I को कॉमन ले लो तो 1 प्लस cos phi, 1 प्लस cos phi क्या आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर phi बाई, तो I net उस केस में क्या आ जाएगा, इट विल बी 4I cos स्क्वायर ऑफ phi बाई। समझ में आया ये? अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। सो ये केस था। ये इफ, ये देखो ये केस क्या है, इफ I1 इज इक्वल टू I2, मैं बताऊं, इफ I1 इज इक्वल टू I2, I net क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू I2 है, तो 2I प्लस ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट I स्क्वायर आ जाएगा, तो मैंने क्या 2I लिख दिया cos phi, तो 2I को हम कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस cos phi, ठीक है। और 1 प्लस cos phi क्या होता है, ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर phi बाई 2 होता है, वही मैंने यहाँ पे लिख दिया सिंपलीफाई करके। I net क्या आ जाएगा, I net विल बी इक्वल टू 4I cos स्क्वायर phi बाई 2 हो जाएगा। समझ में आया? यस। इसी तरीके से वी कैन फाइंड द A net आल्सो, हमने टेंपरेचर भी निकाल सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, इफ A1 इज इक्वल टू A2 करके जो आप नेट निकालोगे, A net मींस नेट टेंपरेचर, तो क्या आ जाएगा, सिंपली ट्वाइस ऑफ A इनटू cos ऑफ phi बाई 2 आ जाएगा, ये नेट आ जाएगा। अब इसमें अगर आप क्लियरली देख पा रहे हो कि जो A net है किस पे डिपेंड कर रहा है, phi पे, मतलब जो फेज डिफरेंस उस पर डिपेंड कर रहा है। सो फॉर
certain value of 5 a net will be maximum, for certain value of 5 a net will be minimum, right? कुछ value के लिए maximum होगा, कुछ value के लिए minimum होगा. So when when I net will be, sorry, a net से बात करते हैं पहले. जब a net maximum होता है उसको हम क्या बोलते हैं? We say that constructive interference. Constructive interference. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या है? ए नेट इज मैक्सिमम. अब ए नेट की मैक्सिमम का मतलब क्या हो गया? जो आपको ए नेट का रिलेशन पता है उसमें देखो क्या आता है? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a1 a2 cos 5. ए नेट मैक्सिमम का मतलब क्या है? cos 5 की मैक्सिमम वैल्यू, cos 5 की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1 हो सकती है. तो cos 5 इक्वल टू 1 आप पुट करोगे तो आपको ए नेट क्या मिल जाएगा? You will get a net is equal to nothing but a1 plus a2. ये समझ में आया? cos 5 को हम a1 पुट कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा? अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a1 a2, राइट? तो वो बेसिकली क्या बन जाएगा? स्क्वायर ऑफ a1 प्लस a2, फिर उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हम क्या मिल जाएगा? सिंपली a1 प्लस a2. ये नेट हमें ये मिल गया. आई नेट क्या मिल जाएगा? सिंपली आई नेट आप निकालोगे तो आई नेट भी क्या हमें मिल जाएगा? सिंपली i1 प्लस i2. ये समझ में आ रही है चीजें? यस सर. ओके, अब हम देखते हैं कि फाई के किस वैल्यू के लिए दिस क्या मिलेगा? cos 5 इक्वल टू 0. फाई इज व्हाट? फेज डिफरेंस. हमने क्या निकाला था? फाई इज व्हाट? k डेल्टा x प्लस 5 टू माइनस 5. मोस्ट ऑफ द केस में इसकी वैल्यू 0 होती है, 5 टू माइनस 5, और उसी को कंसीडर करके हम आगे क्वेश्चन करते हैं. तो 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी? k डेल्टा x, राइट? sorry हाँ, k डेल्टा x, राइट? सो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ 5 cos 5 इक्वल टू 1, इसके लिए होगा फॉर 5 इक्वल टू 2n pi and n is equal to 0 1 2 3, राइट? हम यहाँ से इसके लिए हम कंडीशन निकाल रहे हैं, राइट? व्हाट विल बी द पाथ डिफरेंस? हमें फेज डिफरेंस तो पता चल गया. फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फेज डिफरेंस विल बी 5 इक्वल टू 2n pi होना चाहिए. 5 की वैल्यू k डेल्टा x को हम क्या लिख सकते हैं? 2 pi by lambda into delta x इक्वल टू 2n pi. सो 2 pi यहाँ से कैंसिल आउट हो गया. हमें डेल्टा x क्या मिल गया? सॉरी, डेल्टा x इक्वल टू सिंपली n lambda. n की ये बेसिक क्या आ जाएगा? 0 lambda 2 lambda 3 lambda टू सो, राइट? अगर दो वेव्स के बीच में जो फेज पाथ डिफरेंस है, अगर कुछ ऐसा पैटर्न का होता है like n multiple of lambda, so in that case the interference will be constructive interference. and जो 5 to minus 5 है 99.9% केस में 0 ही होगा, जो हमें पढ़ना है. मेनली जो चीज हमें देखनी है, कहाँ से हमें देखनी है? पाथ डिफरेंस. सो पाथ डिफरेंस 0 lambda 2 lambda 3 lambda होता है तो कैसा हो? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है. क्लियर है ये सारी चीजें? ओके, एक्चुअली एक मिनट ये रिलेशन सर आई नेट का बराबर हुआ ना. ए नेट तो ये सही है, ए नेट हम सिंपल ले आए. आई नेट देखो आप क्या रहा है. आई नेट ये था तो cos 5 इक्वल टू 1 हो जाएगा. तो बेसिकली ये ऐसा रिलेशन आएगा. ये इसको आप थोड़ा करेक्ट कर लेना, अगर आपने डाउन कर लिया था इसको करोगे आप तो ये आएगा एक्चुअली अंडर रूट ऑफ आई प्लस अंडर रूट ऑफ आई का होल स्क्वायर. फिर यहाँ से आप इसको देख सकते हो. तो cos 5 इक्वल टू 1 होगा, तो क्या पड़ेगा? i1 प्लस i2 प्लस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ i1. इसको हम क्या लिख सकते हैं? यू कैन राइट दिस एज, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ i1
का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ क्या है, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट I1 I2 है। तो हमें बेसिकली क्या मिल जाएगा, अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। इन आई नेट का रिलेशन ये मिल जाएगा, आई नेट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। अगेन अब इसमें स्पेशल केस की बात करते हैं। स्पेशल केस का मतलब क्या है, A1 इक्वल टू A2, उस केस में ए नेट क्या हो जाएगा, ए नेट सिंपली ट्वाइस ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है। एंड I1 इज इक्वल टू आई, आई नेट क्या आ जाएगा, आई नेट विल बी इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ आई प्लस अंडर रूट ऑफ, सॉरी आई आई दोनों बराबर होल स्क्वायर, तो ट्वाइस ऑफ रूट आई का होल स्क्वायर बेसिकली कितना आ जाएगा, इट विल बी सिंपली 4i, कितना आ जाएगा, 4i आ जाएगा। ये स्पेशल केस होगा जब दोनों क्या बराबर। फिर मेन हमें जो रिजल्ट है वो हमें पता होने से ताकि इसको तुम निकाल सकते हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर है आपको? ओके ओके ठीक है, मैं काम करिए इसको। ओके ओके, एक्चुअली ये जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है इसको एंटी नोड फॉर्मेशन पढ़ेंगे, ठीक है। एंटी नोड फॉर्मेशन, जहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है उस पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, एंटी नोड बोलते हैं। अभी स्ट्रिंग वेव पे हम उसको स्टैंडिंग वे में देखेंगे, उस चीज को हम समझ लेंगे अच्छे तरीके से। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अभी हमने क्या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखा था, अब क्या देखेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या होगा, एम्पलीट्यूड मिनिमम, राइट। तो मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना हो सकता है, दिस इंप्लाइज मिनिमम इज व्हाट, a1 माइनस a2, अगर दोनों अनइक्वल हैं तब, ठीक है। और आई नेट कितना आ जाएगा, आई नेट इक्वल टू, अगर आई नेट हम करेंगे तो अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2,
होल स्क्वायर, ये हमारा। ये मिनिमम कब होगा, जब cos फाई की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी, और cos फाई की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -1। सो cos फाई क्या होगा, -1। अब ठीक, इसमें स्पेशल केस क्या होता है, जब a1 = a2 हो जाएगा, a मिनिमम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, आई नेट क्या हो जाएगा, भी 0 हो जाएगा। बट अगर अनइक्वल है तो 0 नहीं होगा। अब cos फाई =-1 है, तो यहाँ से हमें क्या रिलेशन मिल जाएगा, फाई की क्या वैल्यू हो जाएगी बताओ, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ फाई दिस विल होल्ड दिस रिलेशन, odd multiple of pi। So odd multiple of pi हम क्या लिख सकते हैं, 2n + 1 pi लिख सकते हैं, where n = 0, 1, 2, 3 and up to so on, right? Odd multiple of pi रहेगा तो क्या आएगा, cos pi =-1 आएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, we can write 2 pi by lambda into delta x = 2n + 1 pi, ठीक है। So pi will get cancelled out, तो डेल्टा x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, डेल्टा x इक्वल टू हमें मिल जाएगा 2n + 1 लैम्डा बाई 2। तो बेसिकली n इक्वल टू 0 हम पुट करेंगे तो लैम्डा बाई 2 मिल जाएगा, n इक्वल टू हम 1 पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें 3/2 लैम्डा मिल जाएगा, फिर 5/2 लैम्डा मिल जाएगा, फिर 7/2 लैम्डा मिल जाएगा, अब तो सो ऑन। इस तरीके से हमें जो पाथ है डिफरेंस वो मिलता है, लाइक दिस। समझ में आ रही चीजें, ये किसका केस हो गया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बाकी सारे कंडीशंस आप निकाल सकते हैं। अब इसके क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, तो ये आपको पाथ डिफरेंस दे देगा एंड पूछेगा कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड कुछ पूछ देगा। एंड हाँ, एक चीज ये बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, जो दो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पॉइंट्स होंगे उनके बीच डिस्टेंस कितना होगा। सिंपल मैं इसे लिया बना लाइक दिस, बेसिकली ये पॉइंट का दिस इज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, अगेन दिस इज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो जो दो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पॉइंट्स उनके बीच डिस्टेंस कितना होगा, और दो जो मिनिमम है उनके बीच डिफरेंस क्या होगा, लेंथ, व्हाट इज द लेंथ, लेंथ या डिस्टेंस होगी। नहीं समझ में आ रहा है, बेसिकली आपको डिस्टेंस निकालना है, पाथ डिफरेंस निकालना है, दैट इज द डिस्टेंस ना, वही तो डिस्टेंस, अगर आपने पाथ डिफरेंस निकाल लिया तो डिस्टेंस हो गया। आप यहीं से देखो ना, फर्स्ट आपको जो मिनिमम कहाँ पे मिला, लैम्डा बाई 2 पे, सेकंड कहाँ पे मिला, 3 लैम्डा बाई 2। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही क्या होगा, दो मिनिमा के बीच डिफरेंस होता है, तो कितना आ जाएगा, 2 लैम्डा बाई 2, इसमें कितना है लैम्डा। ये अगर मैक्सिमा है और ये मैक्सिमा है, वैसे भी आप ऐसे देख के भी बता सकते हो, ये कितना, ये डिस्टेंस कितना, दिस इज लैम्डा। तो दो मैक्सिमा या दो मिनिमा के बीच में डिस्टेंस कितना, मिनिमा कौन सा, ये आपका फर्स्ट मिनिमा है, सॉरी ये, हाँ ये फर्स्ट, सॉरी 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 वेट अ सेकंड, आई थिंक देयर इज सम मिस्टेक, कुछ मिस्टेक है क्या, थोड़ी सी चीजें सब लैम्डा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, सेम साइन की हम बात करते हैं, क्योंकि वैसे अगर मैक्सिमा आप देखो तो एक ये है और एक ये आएगा तीसरा, राइट, तो लैम्डा बाई 2 आ जाएगा,
बट अगर सेम साइड का अगर हम देखेंगे तो सेम साइड वाले में क्या आ जाएगा, इट विल बी लेम्डा, वो लेम्डा आ जाएगा, राइट। जो सेम फेज में हो ऐसा भी हम चाहे तो बोल सकते हैं। समझ में आ रही चीजें ये? इसमें अब आप ये देखो A1 is equal to A2, this implies A minimum की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैं ये बोला ये जो आपने दोनों वैल्यू लिखा है, दोनों में से सॉरी कंस्ट्रक्टिव वाला हमने क्या था, कंस्ट्रक्टिव में हमें क्या मिला था, कंस्ट्रक्टिव में हमें ये मिला था, ये क्या है, ये फर्स्ट मतलब अगर वेव डायग्राम बनाओगे आप तो फर्स्ट आपको कहाँ पे मिलेगा, जीरो पे, तो सेकंड कहाँ पे मिलेगा, एट डिस्टेंस ऑफ लेम्डा, जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। तो दो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के बीच में डिस्टेंस कितना है, लेम्डा माइनस लाइक 1 माइनस 2, एक किसी एक पॉइंट पे जो मैक्सिमम आ रहा है उसको और दूसरे वाले क्या करो सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा, लेम्डा माइनस 0 कितना आ जाएगा, लेम्डा आ जाएगा, 2 लेम्डा माइनस लेम्डा कितना आ जाएगा, लेम्डा आ जाएगा। तो दो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड या मैक्सिमम इंटेंसिटी के बीच जो पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस भी बोल सकते हैं या फिर डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, वो कितना आ रहा है, लेम्डा आ रहा है। सिमिलरली ये क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। इसी तरीके से जो मिनिमम वाला डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस उसमें कितना आ रहा है, लेम्डा आ रहा है, ठीक है। यही बेसिकली और इसको जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इसको नोड फॉर्मेशन बोलते हैं। अब करेंगे, अभी इस क्लास में शायद नहीं पाएगा, नेक्स्ट क्लास में इसको हम करेंगे कि नोड एंटी नोड जो वेव ऑन स्ट्रिंग है उसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, ये सारी चीजें आती हैं, ये सारी चीजों को डिटेल में करेंगे। ये समझ में आ गई चीजें? ओके, तो अगर दोनों बराबर हो तो ए नेट कितना आ गया, 0 आ गया, और आई नेट कितना आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। अगर आपको कुछ पूछना हो तो बताओ, अभी तक जो चीजें हमने डिस्कस की। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आप इसको रिवाइज करें, नेक्स्ट क्लास में हम इसको नोड एंटी नोड फॉर्मेशन और उसके रिलेटेड क्वेश्चन से उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि मेन वही उससे क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं, नोड फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, फर्स्ट नोड, सेकंड नोड, थर्ड नोड, एंटी नोड, ये सारे फॉर्मेशन जो स्ट्रिंग वे में उस चीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। Okay, anything do you want to ask to me regarding to this class, what we have done? Okay, thank you so much. Bye bye. Good night, Arman.